नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम कार्ड के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम महिला सुपरवाइज़र की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और उस सीरीज़ में मैंने आपको पार्ट 2 का बहुत सारा पोर्शन करवा दिया है, जो खंड ख है ना? अब इसमें खंड क मतलब कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है, जैसे सिलेबस पूरा 4 पार्ट में है, तो जो सेकंड पार्ट है वो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपको करवा दी हैं। आज मैं आपको फर्स्ट जो पार्ट है इस पे चर्चा करती हूँ। तो इस पार्ट में से भी हमने टीकाकरण का पोर्शन पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम में से हमने NRHM कर लिया है। ICDS के अंतर्गत संचालित जो योजना है वो भी कर ली है। हमने कुपोषण भी लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। अब हम आज से जो पोषण है उसको कवर करते हैं। तो यहाँ से जो कवर करना है वो क्या क्या है, संतुलित आहार है पहले, उसके बाद मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आज की जो क्लास है वो इसी पर है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। उसके बाद फिर अगली क्लास मतलब आज मैंने जो क्लास में इसका कुछ पार्ट कवर किया है और बाकी की जो भी चीज़ें हैं उनको मैं अगली क्लास में कवर करूँगी। इसके बाद हमको देखना है जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व। ये भी मतलब आने वाली क्लास होंगी तो उनमें किया जाएगा। इसके बाद गर्भवती की देखभाल, फिर सामान्य बीमारियों की जानकारी। तो इतना पोषण करने के बाद ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही हम पैरेलल अपने बाल विकास और मैनेजमेंट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जैसा हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और ऐसा क्वेश्चन जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2017 में प्रश्न आया था कि क्वाशियोरकर रोग होता है वो क्यों होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है। क्वाशियोरकर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। अब डेफिशिएंसी वाले रोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हीनताजन्य। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इन्हें हीनताजन्य। तो हीनता का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, हीनता का मतलब होता है कमी। तो किस चीज़ की कमी से होता है ये रोग, ये इसके ऑप्शन है प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन और वसा की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। तो जब मैंने आपको कुपोषण पढ़ाया था तो मैंने आपको एक PE मेल न्यूट्रिशन पढ़ाया था। PE मीन्स प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन वाला कौन सा था, बेसिकली क्वाशियोरकर। ठीक है, और पूरा मतलब पूरा एनर्जी वाला कौन सा था, मरासमस। तो उस टाइम पे भी मैंने आपको ये दोनों पढ़ाए थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोटीन की कमी से। इसके बाद हम आज के जो मुख्य सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने PYQ देखा है। इसके बाद आज का जो टॉपिक है, एक्चुअल में जो टॉपिक है वो है पोषण। ठीक है, अब इस पोषण में भी उन्होंने स्पेसिफिक दिया है कि क्या क्या पढ़ना है। तो इस पोषण में क्या है, बैलेंस डाइट पढ़ना है, बैलेंस डाइट। इसके बाद फिर था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद क्या था, न्यूट्रिएंट्स। तो जो बैलेंस डाइट है वो कोई स्पेसिफिक अलग से उसमें कुछ ऐसा फैक्चुअल डेटा नहीं है। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इतने हों कि जिनकी हमारे शरीर को नीड हो, उसे बैलेंस डाइट कह देते हैं। तो इसमें कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है। अब मैं आपके सामने आज की क्लास में न्यूट्रिएंट्स को लेकर आई हूँ। जब हम न्यूट्रिएंट्स को कवर कर लेंगे तो बेसिकली बैलेंस डाइट भी अपने से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि पोषण क्या होता है। आखिर पोषण को डिफाइन अगर हम करें तो पोषण का मतलब क्या होता है। तो पोषण का मतलब है जो भी खाना, मतलब जो भी फूड हम इंटेक करें, फूड को लेना मतलब कि इंटेक करना, ग्रहण करना। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इंग्लिश ही ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं एक तरह से हम। तो इसको इंटेक करना और इसका एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसको अवशोषण करना, मीन्स ग्रहण करना, खाना को ग्रहण करना, और जो भी भोजन है उसका क्या करना है, अवशोषण भी करना है हमको। ठीक है, अवशोषण। तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं कि पोषण का काम हो गया है। ठीक, अब पोषण में क्या होता है कि कुछ पोषक तत्व होते हैं। पोषण में हम किन चीज़ों को इंटेक करेंगे, पोषक तत्वों का। अब इन्हीं पोषक तत्वों को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन पोषक तत्वों को क्या बोलते हैं, इन पोषक तत्वों को ही बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं, मतलब केमिकल जो कंपाउंड होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, जो कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, कुछ तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे यौगिक होते हैं। यौगिक मतलब होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर। ठीक है, दो या अधिक तत्वों से मिलकर कोई भी यौगिक बनता है और कुछ इसका फिक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ पानी, तो पानी में क्या है, H2O। H2O फिक्स है, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से इनको हम यौगिक कहते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी यौगिक हैं, रासायनिक यौगिक हैं, जो शरीर की वृद्धि और कार्य के लिए जरूरी होते हैं। अब हम खाना नहीं खाएंगे बहुत दिनों तक तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। हम कुछ भी फंक्शंस नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी से। तो शरीर की वृद्धि के लिए और काम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
अब इन पोषक तत्वों को भी शरीर की आवश्यकता के आधार पर दो टाइप से बांटा है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ चीज़ों की हमें ज़्यादा नीड होती है, कुछ चीज़ों की हमें कम नीड होती है। तो इस ज़्यादा नीड और कम नीड की वजह से क्या हो गया है, दो टाइप के हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा के लिए मैं ऐसा एरो बनाऊंगी, और माइक्रो का मीन्स होता है कम। तो नीड तो दोनों की है, लेकिन मैक्रो मीन्स होते हैं ज़्यादा नीड वाले और माइक्रो मीन्स होते हैं कम नीड वाले। माइक्रो जैसे हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ का बहुत छोटा पार्टिकल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रो टर्म। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब स्थूल, बड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। वही बात जो मैंने आपको सामान्य बातों में बता दी है, वे पोषक पदार्थ जिनकी शरीर को अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि वसा, जैसे कि जल, ठीक है। ये क्या होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं, वे पोषक पदार्थ जिनकी शरीर को कम आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोल देते हैं हम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन किया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो अभी अभी हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और क्या है, वाटर, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम और डिटेल में अगर देखना चाहते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको दो टाइप से बांट सकते हैं अपन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप से और देख सकते हैं, कैसे कैसे। एक हो गया ऑर्गेनिक और एक हो गया इनऑर्गेनिक, ठीक है। जो ऑर्गेनिक होते हैं उनमें जो मेन होता है वो कार्बन, तो कार्बन से मिलकर बनते हैं इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक इसके अलावा। तो यहाँ पे इसके अलावा वालों को कौन से देखते हैं हम, इनऑर्गेनिक में हम पानी को रख सकते हैं, ठीक है, मिनरल्स जो भी होते हैं हमारे, मिनरल्स को रख सकते हैं। और ऑर्गेनिक में किस किस को रखेंगे, ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को, ठीक है, विटामिन्स को। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक है, मतलब इनका जो मेन जो कंपोजिशन होगा उसमें कार्बन का इंपॉर्टेंट रोल होगा, किसका, कार्बन का। ये सी मतलब कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो टाइप से क्लासिफिकेशन देख ली, मैक्रो और माइक्रो। और एक और क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, लेकिन बेसिकली हमें पता होना चाहिए कभी कुछ आ जाए तो। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक है मतलब कार्बन तो होगा, और इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, कार्ब्स हैं इसमें। तो कार्ब्स है मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, CHO, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे मिलकर बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो CHO मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे मिलकर ये बनता है। कैसा ये हो गया कि कार्बनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन है। अब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम सामान्य भाषा में बोलते हैं शुगर, ठीक है। कार्ब्स को हम शुगर भी बोल सकते हैं। तो इन्हें सैकेराइड या शुगर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशो होता है 1:2:1 होता है। इसका मतलब होता है जो सबसे सिंपल शुगर होती है C6H12O6, ठीक है। इसका मतलब है CnH2O का होल N। इसके फॉर्मूले में है ना ये चलते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसका एक मॉलिक्यूल होगा, मतलब एक रेशो होगा। जो हाइड्रोजन है उस पर 2 लगा हुआ है तो उसका डबल हो जाएगा, मतलब रेशो 2 जाएगा, और ऑक्सीजन का रेशो 1 जाएगा। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, 6:12:6, मतलब 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो 1:2:1। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबके रेशो कैसे होते हैं, 1:2:1, ठीक है। तो यह हमें याद रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के काम अलग अलग होते हैं। जैसे प्रोटीन का काम बॉडी बिल्डिंग करना होता है, फैट का काम क्या होता है, एक तरह से जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करना। बहुत ज़्यादा जब एनर्जी की नीड होती है, जब हम कार्ब्स नहीं ले रहे हैं तब उस एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं, है ना। तो फैट का काम क्या होता है, एक तरह से शरीर को वेट देना, है ना। प्रोटीन का काम क्या होता है, शरीर की बिल्डिंग करना, ग्रोथ लाना। तो ऐसे ही कार्ब्स का काम क्या होता है, शरीर को एनर्जी देना। तो यहाँ पे ये याद रखना है, जब भी एनर्जी आए तो आपको कार्ब्स से याद करना है। शरीर में एनर्जी कब आती है, जब हम कार्ब्स लेते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, है ना, और हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, तो हम इंस्टेंट क्या करते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है ना। तो इस तरह से अब शरीर की आवश्यकता का कुल 70 से 80% ऊर्जा की पूर्ति इन्हीं से होती है। जनरली हम कार्ब्स सबसे ज़्यादा लेते हैं। हम जब भी रोटी खाते हैं, हम जब भी चावल खाते हैं,
तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, कार्ब्स सबसे ज़्यादा होते हैं और हम इन चीज़ों का जो इनटेक होता है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है वो समझ में आ गया बेसिकली। अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं। जो 1 ग्राम ग्लूकोज होता है उससे हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से हमने जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। अब इस कार्बोहाइड्रेट का हमने फर्दर डिवीज़न किया है इसके टाइप्स में। तो कैसे कैसे ये हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। डाई का मीन्स होता है 2। यहाँ पे ओलिगो का मीन्स रखना है हमें 2 से लेकर के 10 और पॉली का मीन्स क्या है 10 से ज़्यादा। अब जिनमें एक टाइप के ही मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, एक ही टाइप के एक ही मॉलिक्यूल होगा बेसिकली, तो उनको क्या बोलेंगे हम, मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या हो सकता है 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब ये सेम भी हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली कितने होंगे 2 मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं इस तरह से। अब ओलिगो में क्या होता है 2 से लेकर के 10 तक मॉलिक्यूल होंगे और पॉलीसेकेराइड में 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। तो ये हम आगे भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने आगे भी किया है। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, सिंपलेस्ट होती हैं क्योंकि इसमें क्या होता है एक मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इनको मोनोसेकेराइड कहते हैं। अब मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स सबके बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि कभी सपोज करो कि पूछ लेता है कि फ्रक्टोज उदाहरण है मोनोसेकेराइड का, डाइसेकेराइड का, ओलिगोसेकेराइड का या पॉलीसेकेराइड का, तो वहाँ पे आपको ठीक से टिक करके आना है। तो मोनोसेकेराइड में क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, ग्लक्टोज। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम याद करते हैं। ग्लूकोज आपको याद रखना ग्लूकोज के जैसा ही होता है, गैलेक्टोज। इसके बाद मैनोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज वहाँ सुक्रोज के साथ में फ्रक्टोज को मत जोड़ देना, यहाँ पे फ्रक्टोज ग्लूकोज के साथ आता है, मतलब फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। फिर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, ग्लिसरॉस और राइबोज। अब देखो मोनो का मीन्स होता है जनरली एक, तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक के मोनोसेकेराइड। अब आपको क्या लगेगा कि ट्रायोस में है ना 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन ट्रायोस का सेंस वो नहीं है यहाँ पे। जैसे कि C6 तक होता है, ठीक, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, तो इसमें कार्बन 6 तक है। तो ऐसे ही इसके पहले के भी, मतलब मैनोस, देन ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, ये सब भी किस में जाएंगे, मोनोसेकेराइड में ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। इससे ये 5 तक तो याद हो गए। ग्लूकोज का होता है 6 का, 6 के पहले 1 वाला मैनोज, उसके बाद में ट्रायोज, मैनोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, फिर ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लिसरोज। और एक और याद रखना है यहाँ पे फ्रक्टोज और राइबोज, ठीक है। इस तरह से मोनोसेकेराइड को कवर किया है। मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं याद रखना है। एक बार फिर से देखते हैं, मैनोज, देन ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरोज एक साथ में याद रखना, राइबोज साथ में और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो 38 ATP जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने मोनोसेकेराइड को कवर किया है। मोनोसेकेराइड के बाद क्या है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड कब बनता है, जब 2 समान या असमान मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं। सपोज करो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़े, ठीक है। सपोज करो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़े, सपोज करो ग्लूकोज और ग्लक्टोज जुड़े। तो जब ऐसी चीज़ें जुड़ती हैं तो क्या होता है, डाइसेकेराइड बनता है। अब डाइसेकेराइड के लिए हम याद करते हैं, डाइसेकेराइड में आपको याद रखना है स्माइल, SML, ठीक है, स्मॉल या स्माइल जैसे आप याद करना चाहें। तो S मीन्स हो गया सुक्रोज, M मीन्स हो गया माल्टोज और L मीन्स हो गया लैक्टोज। स्माइल, स्माइल मीन्स डाइसेकेराइड। अब कैसे कैसे होगा, सुक्रोज कब बनेगा, सबसे पहले देखो हम यहाँ से याद करते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज तो सब में ही जाएगा, कॉमन है। अब ग्लूकोज कॉमन है जाएगा, लेकिन लैक्टोज में क्या होगा, ग्लैक्टोज। तो लैक्टोज करके ग्लैक्टोज जो है वो लैक्टोज बनाएगा, सिंपल सी बात है, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जब सेम सेम में जब आएंगी चीज़ें तो माल्टोज, ठीक है। माल्टोज में जब स्टॉक होता है, बहुत सारा माल हम स्टॉक कर देते हैं, तो एक ही तरह का बहुत सारा माल होता है, ऐसे हम कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब ग्लूकोज ग्लूकोज होगा तो माल्टोज बनेगा, और जब सुक्रोज कब बनेगा, बचा हुआ फ्रक्टोज और ग्लूकोज हो जाएगा। तो स्माइल करके हमको याद करना है, स्माइल मतलब सुक्रोज, M मतलब माल्टोज, L मतलब लैक्टोज। अब सब में ग्लूकोज तो कॉमन जाएगा, ग्लूकोज गया कॉमन। लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ क्या चला जाएगा, ग्लक्टोज, ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पे, ग्लक्टोज। इसके बाद में
माल्टोज में G+G जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल स्टॉक कर रहे हैं हम बहुत सारा, तो ग्लूकोज ग्लूकोज एक जैसी चीज़ है। और सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको याद किया है। अब हम कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में उनको देखते हैं। लैक्टोज शुगर डेयरी प्रोडक्ट में होता है, जनरली दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है ना, तो डेयरी प्रोडक्ट में होता है। अब इसे पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये जो एंजाइम होता है ये ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ लिख रखा है कि कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब वो दूध को पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि दूध से संबंधित उत्पादों को पचाने में वो असमर्थ होते हैं। अब यहाँ क्या है, एक और चीज़ कि इसे पचाने के लिए शरीर में क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम होता है, जो ग्लूकोज और ग्लक्टोज में परिवर्तित कर देता है। किसको? मतलब कि दूध को, दूध की जो प्रोटीन होती है उसको ग्लूकोज और ग्लक्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डाइसैकेराइड देखा, इसके कुछ फैक्ट्स देख लिए। हम आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज के बारे में हमने देखा था, डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज भी एक तरह का। अब सुक्रोज को क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं सुक्रोज को। ठीक है, इसके बाद ये गन्ना, चुकंदर, सब्जी, फलों में पाया जाता है। अब यहाँ पे माल्टोज के बारे में कोई बात नहीं लिखी, आप याद रखो माल्टोज जो होता है वो अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। कहाँ पर? अंकुरित अनाजों में। ठीक है, ये याद रखना है हमको। तो ये हमने देखा माल्टोज के बारे में, हमने लैक्टोज के बारे में देखा था, सुक्रोज के बारे में देख लिया। सुक्रोज क्या होता है? टेबल शुगर होती है। उसके बाद वहाँ पर फ्रक्टोज भी पढ़ाया था मैंने, फ्रक्टोज मैंने आपको मोनोसैकेराइड में पढ़ाया है। तो यहाँ फ्रक्टोज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सबसे मीठी शर्करा होती है। पूछ लेते हैं विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, तो स्वीटेस्ट शुगर जो होती है वो कौन सी है? फ्रक्टोज। ठीक है, और इसके प्रमुख प्राकृतिक स्रोत शहद, फल, सब्जियां जनरल है। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड मैंने आपको बताया था 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड। अब अगर मैं बोलूँ जो स्माइल करके हमने पढ़ा है, क्या ये जो डाइसैकेराइड है वो ओलिगोसैकेराइड में है? तो बिल्कुल, डाइसैकेराइड भी ओलिगोसैकेराइड में आ जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो बहुत चर्चित नहीं है, जनरली नहीं पूछे जाते हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड का जब हम कोई पेपर देते हैं तो उसमें टेक्निकली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओलिगो मतलब 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड से बनता है। देन हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मीन्स होता है बहुत सारा, पॉली का मीन्स ही होता है मैनी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये बहुत सारे जो सैकेराइड्स हैं उनके अणुओं से मिलकर बनेंगे। ठीक है, मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर बनते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, एक और होता है सेल्यूलोज। मैंने आगे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो क्या क्या देखा हमने पॉलीसैकेराइड में? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेल्यूलोज। अब हम इनके फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। स्टार्च कहाँ मिलता है? हम जनरली जो चीज़ें खाते हैं, आलू, चावल, गेहूँ, मक्का, इन सब में क्या होता है? स्टार्च होता है। इसके बाद स्टार्च, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो सर ने आपको तब भी पढ़ाया था कि स्टार्च को लार में स्थित एमाइलेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टेज में चेंज करता है, फिर माल्टोज में चेंज करता है। और माल्टोज किस किस से मिलकर बन रहा था? ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो माल्टोज को जो माल्टेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, आपको एंजाइम्स भी बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप याद करने की कोशिश करें उनको, और सर मैराथन क्लास में तो कवर करवा ही देंगे। ठीक है, तो स्टार्च को सबसे पहले किस में चेंज करते हैं? माल्टोज में, देन माल्टोज को ग्लूकोज में। तो याद रखना है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए एमाइलेज एंजाइम। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? स्टार्च पादपों में मिलता है। जनरली ह्यूमन बॉडी में तो स्टार्च का जो मतलब एक तरह से बोलूँ मैं कि स्टार्च तो बनता नहीं है, हम पादपों से ही इनटेक करते हैं स्टार्च को। जैसे हम खाते हैं ना बाहर से कुछ चीज़ें, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, तो ये एक तरह से प्लांट्स हैं, तो इनको खाते हैं। इसके बाद क्या है? ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन, वहाँ एग्जाम्पल में मैंने आपको ग्लाइकोजन पढ़ाया था एक। जैसे क्या होता है कि प्लांट्स में स्टार्च बनता है ना, वैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में कहाँ कहाँ पर? लिवर में और मसल्स में एनर्जी रिजर्व रहती है। जब क्या होता है कि हम ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं, है ना, जब ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज तो हो रही है, उसके साथ साथ कुछ एनर्जी क्या हो गई? स्टोर हो गई। एक्सेस ले लिया हमने कार्ब्स का, तो इन एक्सेस से क्या होता है, जो एक्सेसिव जो कार्ब्स होते हैं वो क्या है? स्टोर हो गए हैं। ठीक है, और उन स्टोरेज कार्ब्स को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। यह शरीर में ग्लूकोज की अधिकता होने पर ग्लूकोज को स्टोर करता है, वही बात है, और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर ये क्या होगा कि ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेगा तो ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो क्या होगा? ये ब्लड में बढ़ जाएगा ना ग्लूकोज का लेवल, और उससे क्या होगा फिर?
इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म, मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये अपने ग्लाइकोजन में स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को। ठीक है, मतलब शरीर होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है, जो एनर्जी होती है, उसे स्टोर करती है। इसके बाद एक और आता है सेल्यूलोज। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स में पढ़े थे पॉलीसेकेराइड के, तो सेल्यूलोज देखते हैं हम। सेल्यूलोज क्या होता है? पौधों के कोश का भित्ति में मिलता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कोश का झिल्ली, एक होता है कोश का भित्ति। तो जो कोश का भित्ति है वो केवल प्लांट्स में पाया जाता है। और कोश का भित्ति क्यों होती है? क्योंकि जो प्लांट्स की जो कवरिंग होती है, जो प्लांट्स की बाहरी सतह होती है, उसको बहुत कठोर बनाती है, हार्ड बनाती है उनकी कवरिंग को। ठीक है, तो कोश का भित्ति में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये मनुष्य के द्वारा पचाया नहीं जाता है। जनरली क्या कहते हैं कि जो घास होती है, घास वगैरह होती हैं, या जो भी प्लांट्स होते हैं, उनमें सेल्यूलोज होता है। तो क्या इसको ह्यूमन पचा सकता है? तो इसको ह्यूमन नहीं पचा सकता। इसको कौन पचाता है? जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जुगाली क्या बोलते हैं, जैसे र्यूमैन बोलते हैं। ठीक है, तो जो र्यूमैन करने वाले जो जानवर होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, आपने देखा होगा जनरली गाय भैंस होती हैं, वो बहुत सारा खाना खा लेती हैं, उसके बाद में फिर वो उसे चबाती रहती हैं, तो उसे बोलते हैं हम जुगाली करना। तो ये जानवर क्या होते हैं? ये जानवर सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। ठीक है, फिर एक और देखा था हमने काइटिन। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो आउटिंग रहती है, उनकी जो कवरिंग रहती है बाहर की, वो काइटिन से मिलकर बनती है। तो इस तरह से हमने इनको देखा है। ये हमने पॉलीसेकेराइड्स को कवर किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, जो जनरली मैं आपको एक एक कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहला देखते हैं, हम ऊर्जा के स्रोत होते हैं, मतलब इंस्टेंट एनर्जी जब भी हमें लगती है तो हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। और ग्लूकोज क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सिंपलेस्ट है, इसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं आती है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? कार्ब्स का। इसके बाद ऊर्जा का स्टोरेज। ऊर्जा का स्टोरेज मैंने आपको ग्लाइकोजन के फॉर्म में बताया है ना। ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोरेज हो जाता है। जंतुओं का बाहरी कंकाल। जंतुओं का बाहरी कंकाल किससे मिलकर बनता है? काइटिन से मिलकर बनता है, अभी बताया था। ठीक है, इसके बाद फाइबर के रूप में अभी पाचन में सहायक होते हैं। तो जो हम बोलते हैं ना कि हमें फूड इंटेक में फाइबर्स लेना चाहिए। फाइबर्स क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव को ईजी कर देते हैं, है ना। और जो फाइबर्स होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं? वो भी कार्ब्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स में ही होते हैं। जैसे रेशे वाली चीज़ें बोलते हैं, है ना, शकरकंद लेना चाहिए फूड में, सैलेड लेना चाहिए, तो है तो वो भी ना कार्ब्स के फॉर्म। तो इस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट को कवर किया है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था। जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बनता है? तो हमने वहाँ कार्बोहाइड्रेट जब देखे थे, वो हमने देखे थे CHO। और जब हम प्रोटीन देखेंगे तो हम इनमें देखेंगे CHO+N। ये जो N है मीन्स नाइट्रोजन है, जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक नाइट्रोजन नहीं होगा प्रोटीन पॉसिबल नहीं है। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें कभी कभी देख लेते हैं, कुछ कुछ प्रोटीन्स में। तो सल्फर भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, अदर चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन आपको ये याद रखना है CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। मतलब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर बनते, एमिनो एसिड्स जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, अब ये एमिनो एसिड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बहुत टेक्निकल बातें हैं कि क्या इसका है ना, मतलब कि इसका मोनोमर क्या होगा, फिर कैसे पॉलीमर बनेगा, तो वो सब बातें अपने को इतना फोकस नहीं करनी है। अब क्या है, मानव शरीर में कुछ प्रोटीन का निर्माण शरीर के द्वारा भी किया जाता है, और कुछ प्रोटीन को हम जो भोज्य पदार्थों के फॉर्म में इनटेक करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के काम क्या होते हैं? तो शरीर में कोशिका ऊतक निर्माण में, मतलब अगर मैं बोलूँ सामान्य भाषा में तो बॉडी बिल्डिंग में। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोटीन का। जनरली आप देखते हो जो जिम करने वाले लोग होते हैं वो प्रोटीन एक्स पाउडर पीते हैं, प्रोटीन पाउडर पीते हैं, तो उससे क्या होता है? शरीर बिल्डअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्रदान करने के लिए। जनरली जो ऊर्जा होती है वो कार्ब्स से मिलती है, लेकिन कभी कार्ब्स हम नहीं ले रहे हैं, हम इंस्टेंट कार्ब्स नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है, नहीं खाना खा पा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं उनसे भी क्या हो सकता है? हम एनर्जी ले सकते हैं। इसके बाद एंजाइम्स के निर्माण में। ठीक है, एंजाइम्स का काम क्या होता है? डाइजेशन करना। और एंजाइम्स का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से ही होता है। एंटीबॉडी के निर्माण में। इसके बाद में परिवहन में, मतलब कि क्या होता है, ये जो ब्लड होता है उसका, मतलब ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ब्लड के में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड में से पूरा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो इस ब्लड में क्या होता है कि प्रोटीन भी होती है। जैसे हीमोग्लोबिन है एक तरह से, है ना, हीमोग्लोबिन भी क्या है? एक तरह से ये भी तो प्रोटीन है।
तो इस तरह से परिवहन में और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण में। ठीक है, तो इस तरह से ही हमने देखे प्रोटीन के कार्य। आपको याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है बॉडी बिल्डिंग में, मतलब कि वही ऊतक के निर्माण में, कोशिका के निर्माण में, शारीरिक वृद्धि के लिए। इसके अलावा एंटीबॉडी के निर्माण में, परिवहन में, एंजाइम्स के निर्माण में और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रक के रूप में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है। तो जो ब्लड होता है हमारा उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन भी एक टाइप का प्रोटीन है। जो बोन होती है, अस्थि मतलब एक तरह से क्या है, हड्डी या बोन, उसमें ओशिन नामक प्रोटीन होती है। हमारे जो बाल और नाखून होते हैं उसमें केराटिन प्रोटीन होता है, मतलब केराटिन होता है। इसके बाद जो अंडा है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है और मांसपेशियों उसमें एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोटीन देखे। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर, ये हमने आज का PYQ भी देखा था, और मरासमस। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर, और मरासमस जो है वो टोटल कैलोरी की कमी से होता है। किससे? कैलोरी। तो कैलोरी मतलब कैलोरी में सब आ सकता है, प्रोटीन भी आ सकता है, प्लस कार्ब्स भी आ सकते हैं, ठीक है, प्लस थोड़ा बहुत फैट्स भी आ सकता है। तो ओवरऑल कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होगा? मरासमस। लेकिन प्रोटीन की कमी से कौन सा होगा? क्वाशियोरकर। जब मैंने आपको प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन पढ़ाया था तब भी इन बातों पर चर्चा की थी। तो जो बातों पर चर्चा बहुत ज़्यादा हो, मीन्स समझो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज का टॉपिक कवर किया है। अब क्या है कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से पूछा था कि लालिमा अभियान किनके लिए प्रारंभ किया है। तो लालिमा जो अभियान है, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में किसी ने दिया नहीं है इसका, तो आप आंसर समय समय पर देते रहें। लालिमा जो अभियान है वो सभी के लिए प्रारंभ किया था। और इस अभियान में क्या है कि इस अभियान में मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आयरन और फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इनका क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि एनीमिया से रोक सकें। ठीक है, एनीमिया की रोकथाम के लिए, तो इसलिए यहाँ पे लालिमा अभियान चलाया जा रहा था। इसके बाद हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है माल्टोज निम्न में से किन के संयोजन से बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के संयोजन से, ग्लूकोज और ग्लूकोज के संयोजन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोजन से, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के संयोजन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लगातार वीडियोस को देखते रहें, अधिक से अधिक बार रिवीजन करें, PYQ लगाएं, MCQ लगाएं। आपको इस चैनल पर भी PYQ MCQ दोनों ही लगवाए जाएंगे। इसके साथ में मैराथन क्लास के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिवीजन किया जाएगा कि आपके सारे फैक्ट्स एक एक क्लास में पूरे कवर हो जाएं। ठीक है, धन्यवाद।